हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मिनरल एब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स। Uptake of nutrients in plants. Mineral uptake is the process in which minerals enter the cellular material, typically following the same pathway as waters. प्लांट्स के अंदर जो भी मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं वो नॉर्मली रूट के थ्रू होते हैं। जब रूट हेयर्स सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो वाटर के साथ साथ जो भी मिनरल्स सॉइल के अंदर हैं उन मिनरल्स को भी रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करके सेलुलर मटेरियल यानी कि रूट सेल्स तक पहुंचाते हैं। द मोस्ट नॉर्मल एंट्रेंस पोर्टल फॉर मिनरल अपटेक इज थ्रू प्लांट रूट्स। डेफिनेटली रूट्स ही प्लांट्स के अंदर सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करने का माध्यम है, तो वाटर के अंदर ही घुले हुए मिनरल्स रूट के थ्रू ही प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट अ प्लांट minerals can exit xylem and enter cells that require them। अब जो भी वाटर जिसके अंदर मिनरल्स घुले हुए हैं वो रूट हेयर्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये रूट हेयर से जाइलम के थ्रू प्लांट की लीव्स तक यानी कि अपर पार्ट ऑफ द प्लांट तक भी पहुंचते हैं। अब जहाँ जहाँ पर जिस भी सेल में पर्टिकुलर मिनरल की रिक्वायरमेंट है, जाइलम से वो मिनरल उस सेल तक चला जाता है। मिनरल आयंस क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बाय केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म। और जो ये मिनरल के आयंस हैं वो जाइलम सेल से रिक्वायर्ड सेल के अंदर केमियोस्मोटिक मैकेनिज्म के थ्रू उस सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा एंटर करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स इन आयनिक फॉर्म, नाइट्रेट, phosphate and potassium ions all have difficulty crossing a charged plasma membrane। और ये जो सारे मिनरल्स हैं नॉर्मली नाइट्रेट, फॉस्फेट या पोटेशियम आयंस के फॉर्म में होते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन आयंस के प्रति इम्परमिएबल होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे उसको क्रॉस करके किसी भी सेल तक जाना एक टिपिकल प्रोसेस है। उसके लिए कुछ मैकेनिज्म काम में लेना पड़ता है। सिंपल डिफ्यूजन से ये एक जाइलम से पर्टिकुलर सेल तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये जो सारा मैकेनिज्म है इसके मिनरल एब्जॉर्प्शन का, इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। The uptake of nutrients occur at both the roots and the leaves। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं रिक्वायर्ड वो या तो रूट के थ्रू, जैसा कि अभी हमने बात की कि जो रूट हेयर्स हैं वहाँ से जब पानी एब्जॉर्ब किया जाता है तो जो सॉइल में घुले हुए मिनरल्स हैं आयंस की फॉर्म में उनको भी रूट हेयर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट्स में पहुँच जाते हैं। उसी तरीके से रूट के साथ साथ जो लीव्स हैं वो भी स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। तो बाकी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स रूट के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैशियस फॉर्म में है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के अंदर पहुंचती है। वाटर एंड मिनरल्स ये रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वो स्टोमेटा के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। आयंस मे बी टेकन अप बाय द प्लांट सेल्स बाय टू मेथड्स। अभी हमने बात की कि जो रूट है उसके अंदर जब वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है साथ ही साथ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब जो एब्जॉर्प्शन है उसके दो मेथड हैं, पेसिव एब्जॉर्प्शन और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पेसिव ट्रांसपोर्ट या पेसिव एब्जॉर्प्शन के अंदर सिंपल डिफ्यूजन का मेथड मीन्स कोई भी मॉलिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जब मूव करता है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। सपोज जो रूट हेयर है उसके अंदर किसी वाटर ज़्यादा कंसंट्रेटेड उसमें है साइटोप्लाज्म, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो सॉइल में प्रेजेंट हैं वो सॉइल से रूट हेयर्स के अंदर एंटर करेंगे। उसी तरीके से कोई भी आयंस जो बाहर ज़्यादा मात्रा में है और रूट हेयर में कम है तो वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, पेसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो आयंस भी रूट हेयर के अंदर एंटर करेंगे। तो ये दो मेथड से हो सकता है पेसिव ट्रांसपोर्ट। पहला है डिफ्यूजन जिसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन में
किसी भी तरह की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, एटीपी खर्च नहीं होते हैं। और मॉलिक्यूल्स हमेशा आपने देखिए, जहाँ पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, तो वहाँ से यहाँ पर मूव कर रहे हैं। उसी तरीके से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें भी किसी तरह की एनर्जी काम में नहीं आती, क्योंकि ये भी एक तरीके का पेसिव ट्रांसपोर्ट का तरीका है। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रोटीन चैनल्स हैं जिनके माध्यम से जो आकार में बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो इन चैनल के माध्यम से अंदर की ओर डिफ्यूज होते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर शेप में आयंस आप देख रहे हैं राउंड शेप के हैं, तो ये बाहर की ओर जाकर के एक मॉलिक्यूल को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है और अंदर की तरफ आकर इस मॉलिक्यूल को अंदर की ओर छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से जो डिफ्यूजन होता है उसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और ये डिफ्यूजन भी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर ही होगा, मीन्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है ये मूवमेंट, और इसके अंदर किसी भी तरह की एटीपी या एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट है उसे हम पेसिव ट्रांसपोर्ट या पेसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक दूसरा तरीका है जिसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होती है और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर ऑलरेडी मॉलिक्यूल का कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, जो स्क्वायर शेप में हम देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पर ज़्यादा है, फिर भी ये मॉलिक्यूल्स अपने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं। और जब आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूवमेंट करते हैं तो आपको एटीपी की आवश्यकता होती है। और जब इस तरीके का मूवमेंट होता है जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आयंस का मूवमेंट हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू और एटीपी एनर्जी लगे, उस ट्रांसपोर्ट को या एब्जॉर्प्शन को एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। दोनों तरीके के एब्जॉर्प्शन, इन्हें अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पेसिव एब्जॉर्प्शन, इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स विदाउट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। इसके अंदर कोई भी एटीपी खर्च नहीं होती है। इट्स पेसिव एब्जॉर्प्शन, मिनरल salt absorption is not affected by temperature and metabolic inhibitors। इस तरीके का जो एब्जॉर्प्शन है वो सिंपल तरीके से डिफ्यूजन के फॉर्मूले पर काम करता है कि मिनरल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं। जो यहाँ पर जो टेम्परेचर या मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स है इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है पेसिव एब्जॉर्प्शन पर। रैपिड अपटेक ऑफ आयंस occurs when plant tissues are transferred from a medium of low concentration to high concentration। अब आयंस का रैपिड अपटेक होता है प्लांट टिश्यूज के अंदर अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। The major hypotheses that explain the mechanism of passive transport ions are mass flow theory, contract exchange theory, carbonic acid exchange theory and Donan equilibrium। अब यहाँ पर जो पेसिव एब्जॉर्प्शन है इसका एक सिंपल सा फंडा है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर प्लांट्स का मूवमेंट हो रहा है और किसी भी तरीके की एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, उसे हम पेसिव एब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन जो डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी है, कई बार ये देखने में आता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपने लोअर कंसंट्रेशन, देखिए ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ मीडियम ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जब ट्रांसफर होते हैं आयन, तो उसके लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं। इसमें से एक है डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी। दिस थ्योरी explain the accumulation of some mineral ions inside the cell against the concentration gradient। This is the important point। यहाँ पर कहा गया है कि concentration gradient के against ions का movement हो रहा है और expenditure of metabolic energy, बिना किसी metabolic energy को खर्च किए जब हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मॉलिक्यूल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर से अंदर की ओर मॉलिक्यूल से आयंस आ रहे हैं, तो वो डोनन इक्विलिब्रियम थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इनसाइड द रूट सेल्स देयर आर सम आयंस कॉल्ड इनडिफ्यूजिबल आयंस और फिक्स्ड आयंस। इस थ्योरी के अंदर ये बताया गया कि जो रूट की सेल्स हैं उनके अंदर कुछ आयंस होते हैं,
वो फिक्स होते हैं, नॉन डिफ्यूजिबल होते हैं, इनडिफ्यूजिबल होते हैं। बाहर कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन हो उससे ना तो वो बाहर जाएंगे ना अंदर आएंगे। इनडिफ्यूजिबल आयंस हैं जो प्लांट सेल की जो रूट सेल है उसके अंदर फिक्स हैं, विच डू नॉट डिफ्यूज आउटसाइड थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की ओर डिफ्यूज नहीं होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू अदर टाइप ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है दूसरे टाइप के कैटायंस और एनायंस के लिए। इफ अ सेल हैज एन एक्यूमुलेशन ऑफ कैटायंस एज फिक्स्ड आयंस, such a cell can absorb anions from the soil in order to maintain the electrical potential balance। अब जब नॉर्मली हम किसी भी सेल के अंदर देखते हैं, जो अगर सपोज कैटायंस हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए एनायंस एब्जॉर्ब किए जाते हैं, और अगर एनायंस प्रेजेंट है तो उनको बैलेंस करने के लिए कैटायंस को एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर जैसा कि डोनन इक्विलिब्रियम में बताया गया कि जो रूट की सेल है उसके अंदर कुछ फिक्स्ड नॉन डिफ्यूजिबल या इनडिफ्यूजिबल एनायंस मौजूद हैं या आयंस मौजूद हैं। अब जो भी आयन है, सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कैटायंस को एब्जॉर्ब किया जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए। तो सच सेल कैन एब्जॉर्ब एनायंस, और अब इन कैटायंस को बैलेंस करने के लिए सॉइल जो है वो एनायंस को एब्जॉर्ब करती है ताकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बैलेंस बना रहे। द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनायन इन दिस केस कॉजेज एन इक्विलिब्रियम टू बोथ कैटायंस एंड एनायंस इनसाइड द सेल, और अब एनायंस का एब्जॉर्प्शन होता है ताकि इन कैटायंस को बैलेंस किया जाए। दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डोनन इक्विलिब्रियम। By attaining the Donan equilibrium, the root cells can absorb a mineral in their ionic form। और डोनन इक्विलिब्रियम स्थापित करने के लिए जो प्लांट सेल्स हैं, प्लांट की जो रूट सेल्स हैं, वो मिनरल्स को अपने आयनिक फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करती है। जैसा कि हमने हमारी स्टार्टिंग की स्लाइड में ही कहा कि जो भी प्लांट्स हैं वो मिनरल्स को आयनिक फॉर्म में, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, इस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब करती है। वो सिर्फ इसीलिए ताकि वो डोनन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर पाए। तो इस तरीके से डोनन इक्विलिब्रियम में बताया गया कि फिक्स्ड इनडिफ्यूजिबल आयंस जो रूट की सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें बैलेंस करने के लिए कैटायंस को एब्जॉर्ब किया जाता है, एंड एब्जॉर्प्शन और एनायंस टू इक्विलिब्रियम द कैटायंस। ये शो किया गया है इस डायग्राम के अंदर कि किस तरीके से पैसिव डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू डोनन इक्विलिब्रियम होता है। इस काम के अंदर किसी भी तरीके की मेटाबॉलिक एनर्जी काम में नहीं आ रही है, उसके बावजूद भी कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। सपोज जैसे स्टार्टिंग में दिखाया गया, अगर पोटेशियम आयन अंदर आते हैं तो उनको बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयंस भी अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द पैसिव एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस that are non-diffusible, which may be present on one side of the membrane। they may be anions or cations। वो मेम्ब्रेन की एक तरफ यानी कि रूट के सेल के अंदर होते हैं, और ये एनायंस भी हो सकते हैं और कैटायंस भी हो सकते हैं। तो इनकी वजह से जो मिनरल्स सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है रूट सेल के माध्यम से। ये बताया गया डोनन इक्विलिब्रियम में, जो पैसिव एब्जॉर्प्शन का एक टाइप है। अब हम बात करते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन की। द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द सेल टू द इनर सरफेस इज जनरली अकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हेंस रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी। अब जब भी एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है तो वो नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। मीन्स मॉलिक्यूल्स जिनको नॉर्मली अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करना चाहिए सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, पर ऐसा नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स जहाँ पर ऑलरेडी कम है वहीं से ही अपने हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो जब ऐसा किया जाता है तो उसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी की, एंड दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये सेल के मेटाबॉलिज्म से या तो एटीपी से इस एनर्जी को लिया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। The major hypotheses that explain the mechanism of active transport of ions are, अब इसके जो मैकेनिज्म के लिए जो थ्योरीज दी गई हैं वो दो थ्योरीज हैं या दो कंसेप्ट्स हैं। नंबर वन, कैरियर कंसेप्ट
ट्रांसपोर्ट बाय अ कैरियर प्रोटीन, जिसके अंदर बताया गया है कि कैरियर प्रोटीन होता है जिसके माध्यम से मॉलिक्यूल्स अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं। दूसरा है साइटोक्रोम पंप थ्योरी, ट्रांसपोर्ट बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट किया जाता है, जिसकी वजह से आयंस का मूवमेंट होता है अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट। Career hypothesis of ion uptake. In 1953, Epstein proposed the carrier hypothesis to describe primarily the active accumulation of ion across the cell membrane. सबसे पहले एप्स्टीन ने 1953 में carrier hypothesis दी। According to this hypothesis, there is a carrier present on the membrane. एक कैरियर है, मीन्स एक वाहक है जो मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, विच कंबाइंड विद द आयन एट द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो किसी भी जिस आयन को एब्जॉर्ब करना है उस आयन से जुड़ जाता है। द कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर द मेम्ब्रेन विच इज रिलेटिवली इम्परमेबल टू द आयंस। अब ये जो कैरियर है, जो वाहक है, वो उस आयन से जुड़ जाता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद है। एक कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब ये जो कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स है ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की ओर आता है और अंदर के सरफेस पर उस मॉलिक्यूल या जो आयन है उसको रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और जो कैरियर है वो खाली हो जाता है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे आता है, दूसरे आयंस के साथ जुड़ता है और फिर एक कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और इस तरीके से बाहर से अंदर की ओर जो आयन आ रहे हैं वो एक कैरियर या वाहक की सहायता से अंदर आते हैं। द कैरियर हाइपोथेसिस कैन एक्सप्लेन एन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये जो पर्टिकुलर कैरियर हैं ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या आयन से ही अटैच होते हैं। अब इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं है, सांद्रता भले ही ज़्यादा हो या कम हो, ये कैरियर पर्टिकुलर आयन से बाइंड होकर के कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और आयन को अंदर की ओर लाते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सॉल्ट्स का मूवमेंट इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया। द स्पेसिफिसिटी इन आयन अपटेक यूजुअली फाउंड इन प्लांट्स, और प्लांट्स पे देखा भी गया है कि आयंस का जो अपटेक हो रहा है वो स्पेसिफिक या पर्टिकुलर आयंस का ही होता है, कि जो कैरियर है वो पर्टिकुलर आयंस के साथ ही यूनाइट होते हैं या बॉन्ड बनाते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस थ्रू मेम्ब्रेन्स विच बाय देमसेल्व्स आर इम्परमेएबल, और इस तरीके से उन आयंस का ट्रांसपोर्ट सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाता है जो कि नॉर्मली जिसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमेएबल होती है। मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो आयन अंदर नहीं जा सकते थे वो एक कैरियर या वाहक की सहायता से बाहर से अंदर की ओर मूव कर सकते हैं। According to this theory, the plasma membrane is completely impermeable of some ions. तो कुछ ions के लिए plasma membrane totally impermeable होती है। The absorption of these ion is facilitated by some special protein on the plasma membrane called कैरियर प्रोटीन्स। तो इस तरीके के आयन को एब्जॉर्ब करने के लिए एक स्पेशल प्रकार के कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, वाहक होते हैं, जो इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। आफ्टर दिस द कैरियर प्रोटीन विल गो बैक टू द आउटर सरफेस टू एक्सेप्ट द न्यू आयंस, और ये बार बार इसी तरीके से जो कैरियर है वो एक आयंस से अटैच होकर के उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ले जाता है, वहाँ उसे रिलीज कर देता है और खुद वापस दूसरी बार जाता है, दूसरे आयन से अटैच होता है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, और ये जो कैरियर प्रोटीन हैं ये उन आयंस के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं जिनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे इम्परमेबल थी, उनका जाना पॉसिबल ही नहीं था बाहर से अंदर की ओर। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, सपोज दीज आर मिनरल आयंस और ये है कैरियर प्रोटीन। अब यहाँ पर कैरियर प्रोटीन आयन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जहाँ पर ये जो कैरियर प्रोटीन आप देख रहे हैं ब्लैंक और ये प्लस चार्ट, ये दोनों मिलकर के कैरियर प्रोटीन आयन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब ये कैरियर प्रोटीन यहाँ पर अंदर की ओर इन आयंस को रिलीज कर देता है, खुद वापस उसी शेप में आ गया कैरियर प्रोटीन की। अब ये फिर
इस तरफ टर्न होंगे, यहाँ आ जाएंगे और फिर दूसरे आयंस को एब्जॉर्ब करके वापस अंदर की ओर रिलीज कर देंगे। इस तरीके से कैरियर कंसेप्ट में ये जो कैरियर है एक तरीके के वाहक हैं जो उन मॉलिक्यूल्स के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिनका मूवमेंट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पॉसिबल नहीं था। और अब ये जो कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स है ये अंदर की ओर प्रोटीन्स या आयंस को रिलीज करके फ्री हो जाते हैं और दोबारा बाहर आकर के दूसरे आयंस को भी अंदर ले जाने का काम करते हैं। तो दिस इज कैरियर कंसेप्ट। देर आर टू कॉमन हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन कैरियर कंसेप्ट। इसके जो हाइपोथेसिस है इसमें दो प्रकार की थ्योरीज दी गई हैं। पहला है साइटोक्रोम पंप थ्योरी और दूसरा है बेनेट क्लार्क्स प्रोटीन लेसिथिन थ्योरी। कैरियर कंसेप्ट मीन्स कोई भी प्रोटीन है वो एक कैरियर या वाहक का काम करेगा और उन आयन से अटैच होगा जो जिसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है। अब ये जो प्रोटीन वाहक हैं वो अंदर की तरफ इन आयंस को लाएंगे। तो इसके लिए दो प्रकार की थ्योरी है, साइटोक्रोम पंप थ्योरी एंड बेनेट क्लार्क प्रोटीन लेसिथिन थ्योरी। साइटोक्रोम पंप थ्योरी। Lundegaard in 1945 proposed that an electrical potential gradient existing between the cell membrane of plants and outside solution is responsible for the passage of electrons from inside solution to the outside membrane. लुंडेगार्थ ने बताया कि एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि ये जो भी आयंस हैं वो या तो केटायंस होंगे या एनायंस होंगे, नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज, जो भी एनायंस हैं, इसके लिए एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट एग्जिस्ट करता है, राइट। तो वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? आउटसाइड सोल्यूशन से इलेक्ट्रॉन के अंदर आने के लिए। Such flow or passage of electrons causes movement of anions from outside to inside. देखिए इसके अंदर बताया गया है कि पहले जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम इनसाइड सॉल्यूशन टू द आउटसाइड मेम्ब्रेन। एक तरीके का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और जो आउटसाइड का सरफेस है उस पर, उन दोनों के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल उन दोनों के जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसके द्वारा क्या होगा? साइटोप्लाज्म से इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनसाइड सॉल्यूशन टू द आउटसाइड, यानी कि इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर की ओर मूव करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर गए तो क्या होगा? अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज कम हो गया। अब इस नेगेटिव चार्ज जो कम हुआ है इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? मूवमेंट ऑफ एनायंस फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। तो जो इलेक्ट्रॉन का पैसेज बाहर हुआ था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर, उसकी वजह से एनायंस आएंगे कहाँ? बाहर से अंदर की ओर। और ये एनायंस नेगेटिवली चार्ज है तो जब वो अंदर आएंगे तो बैलेंस हो जाएगा। लुंडेगार्थ डिड्यूस्ड that since cytoplasm of the cell is negatively charged compared to the outside, energy must be required in pumping anions into cytoplasm. अब उन्होंने लिंडोगार्थ ने ये कंक्लूजन निकाला कि चूंकि जो साइटोप्लाज्म है वे सेल का नेगेटिवली चार्ज है कंपेयर टू द आउटसाइड और उसी में अपने को एनायंस पंप करने हैं, ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है, अब एनायंस और लेने हैं, तब क्या होगा? साइटोप्लाज्म को इस एनायंस को एक्सेप्ट करने के लिए या लेने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी। एंड कैटायंस मूव अलोंग विद एनायंस फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन एनायंस और कैटायंस। और साथ ही साथ जो एनायंस अंदर लिए गए हैं उन एनायंस को बैलेंस करने के लिए कैटायंस को एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मेंटेन रहे या बैलेंस्ड रहे। तो इस थ्योरी के अंदर बताया गया कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पर आते हैं, जिसकी वजह से अंदर के सरफेस पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है। उसको बैलेंस करने के लिए एनायंस को अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है और जो एनायंस अंदर की ओर आ रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है और इन एनायंस को बैलेंस करने के लिए कैटायंस अंदर की ओर मूव करते हैं। इसी तरीके से दूसरी थ्योरी दी गई बेनेट क्लार्क्स प्रोटीन लेसिथिन थ्योरी।
In 1856, Bennett Clark suggested that because the cell membrane of plants chiefly consists of phospholipids and proteins and certain enzymes seem to be located on them. नॉर्मली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, उनमें कुछ सर्टेन एंजाइम्स लोकेटेड होते हैं. द कैरियर कुड बी अ प्रोटीन एसोसिएटेड विद द फॉस्फेटाइड कॉल्ड एज लेसिथीन. उन्होंने कहा कि जो कैरियर हैं वो प्रोटीन के बने हुए होंगे जो किससे एसोसिएटेड हैं, फॉस्फेटाइड से, जिसको लेसिथीन कहा गया. क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती हैं, तो जो कैरियर हैं, जो वाहक हैं, वो भी मोस्ट प्रोबेबली प्रोटीन के बने हुए होते हैं जो फॉस्फेटाइड के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिसको लेसिथीन कहा जाता है. It also assumed the presence of different phosphatides to correspond with the number of known competitive groups of cations and anions. और उन्होंने ये भी कहा कि पर्टिकुलर कैटायंस या जो एनायंस हैं उनके कॉम्पिटिटिव ग्रुप्स के लिए अलग अलग फॉस्फेटाइड, डिफरेंट टाइप के फॉस्फेटाइड्स भी सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद रहते हैं जो उनके लिए वाहक का काम करते हैं. सो आज हमने बात की कि मिनरल एब्जॉर्प्शन या आयन एब्जॉर्प्शन क्या है. उसके अंदर रूट से लेकर लीव्स के मेसोफिल सेल्स तक किस तरीके से मिनरल्स या वाटर पहुंचते हैं, उसके अंदर दो थ्योरीज दी गई, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस और पेसिव एब्जॉर्प्शन. पेसिव एब्जॉर्प्शन जिसके अंदर किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन जिसके अंदर एटीपी की आवश्यकता होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पर जो आयंस हैं वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द आयन एब्जॉर्प्शन. थैंक यू.